morning, students. Today I am going to discuss John Dryden as a critic. So let's start. This audio can be a big one, so I'll make it in two parts if it is necessary. Let's begin. John Dryden was an English poet, literary critic, translator, and playwright who was England's first poet laureate in 1668. He is seen as dominating the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known as in literary circles as the Age of Dryden. So here we will focus on Dryden as a critic. So first of all, I would like to tell you that he is an English poet and he is a literary critic also, translator and playwright and England's first poet laureate. So he is awarded as the title of England's first poet laureate in 1668. तो इसके बाद हम ये आपको बताते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था. दिस विल बी अ बायलिंगुअल लेक्चर फॉर द इजी कंसेप्ट्स. तो ये इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उस पीरियड को, इंग्लैंड के उस पीरियड को भी हम लिटरेरी सर्कल में एज ऑफ ड्राइडन के नाम से बुलाते हैं. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्राइडन एज अ क्रिटिक. तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन अगर हमें करना होगा तो हम ड्राइडन को एज अ क्रिटिक कैसे देख सकते हैं. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. क्यों? He is known as the father of English criticism because of being the pioneer of liberal criticism, where in his time the focus was on grammar of criticism. But he is a liberal in ways when he say a poet should not be abide by the laid rules but your wish. तो उन्हें हम जो है एक टाइटल देते हैं और कि वो जो है लिबरल क्रिटिसिज्म के फादर है. और उन्हें हम इसलिए लिबरल क्रिटिसिज्म के और इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर बोलते हैं क्योंकि जब उनका टाइम चल रहा था उस टाइम पीरियड में ग्रामर ऑफ क्रिटिसिज्म पे सारी फोकस था. मगर ये पहली बार था कि इन्होंने ये कहा कि जो एक क्रिटिक होता है या एक पोएट होता है या एक राइटर होता है उसे अपने टाइम के रूल्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लिखना चाहिए, ना कि जो रूल पहले से अबाइड किए जा चुके हैं उनके ऊपर लिखना चाहिए. तो वो ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि अगर आप अभी के रूल जो ज़माना चल रहा है, जैसा भी हालात चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर वर्क लिखेंगे. और उस टाइम क्या कहा जा रहा था, उस टाइम ये कहा जाता था कि जो भी गाइडलाइंस पहले से ही पोर्ट्रे कर चुके हैं पहले के ग्रेट मास्टर्स उनके ऊपर लिखो. लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए अपनी एक नई बात कही, इसीलिए इन्हें लिबरल क्रिटिक भी कहा जाता है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म. तो इन्हें हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का भी पायनियर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही रिकग्नाइज that genius and temperament differ from age to age. Every age need to address different problem and produce different kind of literature. हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि ये कहते हैं कि हर एज में डिमांड होती है कि हम उस एज के हिसाब से लिखें, उस एज के लिए लिखें, ना कि उनके पुराने वाले रूल्स को ही फॉलो करते जो वो पहले कह रहे थे वही कह रहे थे. तो उन्होंने रिजेक्ट किया एक तरह से हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को और एक नई बात कही कि हम अब के ज़माने के लिए लिखे. क्योंकि उस टाइम ऐसा हो रहा था कि जो रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था तो लोग इस ज़माने के जो ड्रामा है उनको रिजेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये पहले ज़माने के ड्रामा की तरह नहीं है. तो ये वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अब का जो सारा वर्क है वो पहले के ज़माने के सारे वर्क के गाइडलाइंस पे ही हो. अगर अब का सारा वर्क पहले ज़माने के ही गाइडलाइंस पे होगा तो अब के वर्क में पहले के गाइडलाइंस पे कोई फ़र्क नहीं है. तो अब ऐसे ही होगा तो फिर हम न्यू और वैरायटी कहाँ से लाएंगे? फिर हम कैसे कहेंगे कि द लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी. तो हर सोसाइटी जब बदलती जाती है तो उसके ज़माने के हिसाब से हमें नया कुछ लिखते रहना चाहिए, नए तरीके और नए गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना चाहिए. फिर वो कहते हैं कि दोज रूल्स विच आर गुड फॉर एरिस्टोटल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्दर. अगर एरिस्टोटल भी इस टाइम होते तो वो भी यही कहते हैं कि जो पहले के रूल है वो अब एप्लीकेबल नहीं है. ही वॉज राइटिंग फॉर रेस्टोरेशन पीरियड एंड क्रिटिसिज्म
So criticize his writing. So critics criticize his writing. So he said every writer should be writer of his age. उन्होंने कहा कि अगर अभी एरिस्टोटल भी होते, इफ एरिस्टोटल वॉज हियर ही माइट हैव रिवाइज हिज रूल्स. उन्होंने कहा कि अगर एरिस्टोटल भी यहाँ पे होते तो उन्होंने भी अपने रूल्स को हो सकता है रिवाइज कर लिया होता, क्योंकि हर राइटर को अपनी एज के लिए लिखना चाहिए, ना कि रूल्स के हिसाब से, एक अबाइडेड रूल्स जो है उनके हिसाब से लिखना चाहिए. फिर ही वॉज ऑल्सो पायनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म. वाई? वो एक कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म के भी पायनियर माने जाते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपेयर किया है दो तरह के वर्क को. पहला फ्रेंच वर्क को और इंग्लिश वर्क को, फिर एंशिएंट एंड मॉडर्न प्लेस को, और इन्होंने इसको कंपेयर करके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जिससे हम क्लियर आउट होते हैं कि क्या फ़र्क है और क्या नहीं है. कंपैरिजन दिया है. तो इन्हें पायनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, इन्हें पायनियर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, उन्हें पायनियर ऑफ लिबरल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है. तो आप इस चीज़ को समझे कि वी आर डिस्कसिंग जॉन ड्राइडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक. ओके. तो फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि फॉर ड्राइडन इज द एम ऑफ पोएट्री. इनके लिए पोएट्री क्या है? फॉर ड्राइडन द एम ऑफ पोएट्री इज टू डिलाइट, इंस्ट्रक्शन इज सेकेंडरी. वो ये कहते हैं कि जो ड्राइडन के लिए जो पोएट्री का एम होना चाहिए वो होता है पहले खुश करना आपको, और बाद में आपको इंस्ट्रक्ट करना. मतलब डायडेक्टिक वर्क जो होते हैं, जो टीच करने के लिए होते हैं, उनको सिर्फ एक पोएट्री को सिर्फ टीच करने के लिए ना बनाकर कि डिलाइट का भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए. Dryden said that Saturn is the real hero of Paradise Lost. ये ड्राइडन ने ही कहा था कि जो सैटर्न है वो यानी शैतान, यानी कि आपका पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की बात हो रही है, उसमें जो सैटर्न था, सैटर्न को उन्होंने कहा है कि ही इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. ये एक अलग पर्सपेक्टिव था. अच्छा, अगर हम अब मेन वर्क पे फोकस करें, इसमें हम मेन वर्क जो फोकस करेंगे वो कई करेंगे, मगर जो बेसिकली यहाँ कंपैरिजन दिखाते हैं उनको हम फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मेन वर्क दैट फोकस ऑन द वर्क विच टेल्स अबाउट द आइडिया ऑफ गुड पोएट्री. ही रोड पोएम बट एट द बिगनिंग ही अटैच प्रीफेस एंड एपिलॉग. सो ड्राइडन की पोएट्री, ड्राइडन की जो पोएट्री होती है उसमें एक चीज़ खास आपको मिलेगी और सारी पोएट्री में मिलेगी, वो प्रीफेस ऐड करते हैं अपनी पोएट्री के और एपिलॉग्स, वेयर ही डिस्कस द एसेंशियल ऑफ अ गुड पोएट्री. और उन्होंने हमेशा अपने वर्क के आगे एक प्रीफेस और एपिलॉग्स ऐड किए हुए होते हैं और उसमें वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंशियल्स या व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट्स या व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पोएट्री. ओके, दिस मच इज क्लियर. लेट्स प्रोसीड फर्दर. Essay of Satire is a work by him and they are the translations of juvenile satires. So essay of satire क्या है? They are the translation of juvenile satire. According to Dryden, the aim of the satire is the correction of the manner. He is saying that what should be the aim of the satire. satire क्यों होना चाहिए, व्यंग्य क्यों कसना चाहिए? ताकि कुछ सुधार आ सके सोसाइटी में. मैनर जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से तरीके चले आ रहे हैं, उनमें कुछ सुधार आना चाहिए. तो इनका जो पहला वर्क हो गया वो ये हो गया कि ऐसे ऑफ सटायर्स हैं, और जो कि क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ जुवेनाइल सटायर्स. लेट्स टेल यू द सेकेंड वन. essay of heroic tragedy, where he discussed conquest of Granada. Okay, Aristotle said that tragedy is better than epic, but he said that epic is better than tragedy. So he is reversing the rule of Aristotle. Aristotle said that tragedy is better than the epic. So he is saying that epic is better than tragedy. And in the way he is reversing the idea of Aristotle here. Then let's come to the third work. Third work is essay of fables, and the fourth work is essay of metaphysics. So metaphysics is the word coined by is the word by Dryden. Okay, it is coined by Drummond, metaphysics. So it is a word by Dryden. Later Samuel Johnson grouped all these writers and named them metaphysic poets. Here he criticized John Donne. He said he is hyperbolic and extravagant in emotions. John Donne affects the metaphysics. John Donne.
अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा। मेटाफिजिक्स करके इन्होंने लिखा एसे ऑफ मेटाफिजिक्स। इसमें क्या है, जो मेटाफिजिक वर्ड है ना, ये ड्रमंड ने इसको कॉइन किया था, बट द वर्ड वाज यूज्ड बाय ड्राइडन, और इसको लेटर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था, इसको ग्रुप किया था कुछ राइटर्स को और उनको कहा था मेटाफिजिक्स पोएट्स। और यहाँ पर क्या है, इस ऐसे में इन्होंने जॉन डन को क्रिटिसाइज किया और कहा है कि जॉन डन का जो वर्क है वो हाइपरबोलिक है और एक्स्ट्रावेगेंट इन इमोशंस, में बहुत सारे इमोशंस है और एक्स्ट्रावेगेंट वर्क है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको गलत बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेटाफिजिक्स के बारे में। फिर क्या होता है, इनका एक वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे। इनका क्रिटिकल वर्क में सबसे अच्छा वर्क माना जाता है ऐसे ऑन, अच्छा तो क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। तो डोंट कंफ्यूज इट विथ अपॉलजीज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अपॉलजीज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी क्या है, वो फिलिप सिडनी का वर्क है, मगर ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी क्या है, ड्राइडन का वर्क है, हमेशा याद रखें। तो इसका जो प्रीफेस है वो ये कहता है कि says to the readers the aim is to vindicate the honor of English writers from the censure of those who unjustly prefer French before them. So यहाँ पे जो इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि ये लिखा गया है बचाने के लिए, उनकी ऑनर को, उन इंग्लिश राइटर्स की ऑनर्स को बचाने के लिए लिखा गया है जिनका जो ऑनर है वो अनजस्टली ख़त्म किया जाता और प्रेफर किया जाता उनके आगे फ्रेंच राइटर्स को। तो वो ये कहते हैं कि हम इंग्लिश राइटर्स के ऑनर के लिए, इसको बचाने के लिए ये लिखते हैं। ही प्रिफर इंग्लिश राइटर हियर, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही प्रिफर्स इंग्लिश राइटर हियर। इवेंट ऑफ 1663, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि क्या हुआ जिसने उनको मोटिवेट किया इसको लिखने के लिए या इंस्पायर किया इस वर्क को लिखने के लिए। So it is an event of 1663. A French man named Samuel Sorbier visited England on a diplomatic occasion. Okay, when he returned, he did an undiplomatic thing by publishing an account of his voyage by giving unfavorable remarks about English stage and time. Okay. सो एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक चीज़ हुई, एक बहुत ऐसा इवेंट जिसके वजह से ये इंस्पायर हुई और उन्होंने लिखा है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। वो ये था कि 1663 में एक फ्रेंच मैन था जिसका नाम था सैमुअल सॉबियर। वो आया था इंग्लैंड और उसने कोई डिप्लोमेटिक ओकेजन पे आया था, कोई काम था उसे, पॉलिटिकल काम था या कुछ भी पर्पसफुल काम था। वो यहाँ आया और उसने एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक हरकत की। उसने वहाँ जा कर के अपने वॉयज के बारे में मतलब ये होता था कि जब कोई जर्नी पे आता था तो फिर जाकर अपनी जर्नी का, ट्रैवल का एक रिकॉर्ड बताता था कि हम गए तो हमने क्या क्या किया। एक ट्रिप पे आया वो, फॉर जैसे हम लोग जाते हैं फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो उसके बाद जाने के बाद आकर बताते हैं, तो उसने वहाँ जा कर के बताया कि यहाँ के इंग्लिश स्टेज और टाइम्स के बारे में उसने अनफेवरेबल रिमार्क्स लिखे, अच्छा नहीं लिखा। तो द हिस्टोरियन गिव्स रिप्लाई टू सैमुअल बट ड्राइडन वॉज वेरी मच हर्ट। ओके, तो जो हिस्टोरियंस थे उस टाइम के राइटर्स थे, उन्होंने उनको जवाब तो दिया कि इंग्लिश स्टेज और टाइम्स के बारे में उसने बकवास लिखी, लेकिन उन्होंने जवाब तो दिया पर ड्राइडन को बहुत हर्ट हुआ। तो अब ड्राइडन ने डिसाइड किया कि उसको एक आंसर दूंगा, मैं उसको एक जवाब दूंगा। कैसे दूंगा जवाब? कुछ लिख कर, कुछ वर्क से, कुछ पीस ऑफ वर्क पे। तो आपको ये पता है कि अगर कोई आम आदमी जवाब देगा तो वो मुंह से बोल के देगा, लेकिन अगर एक राइटर जवाब दे रहा है, कैसे इस जवाब दे रहा है, तो वो कुछ राइट करके जवाब देगा, क्योंकि उसने भी वहाँ जा कर के कुछ राइट करवाया था, कुछ अनफेवरेबल रिमार्क्स थे उसके लिए, इसलिए उसने कुछ राइट करने के लिए कहा इन्होंने कि मैं कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही पॉइंट आउट हियर that he will write something to answer him. He point out that English writers are better than French writers. अब उन्होंने क्या कहा, किसने? जॉन ड्राइडन ने, कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो बेटर हैं फ्रेंच राइटर्स है। इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी और इसको डायलॉग के फॉर्म में लिखा है। उन्होंने कॉपी किया है प्लेटो का डायलॉग का फॉर्मूला, जैसे प्लेटो ने अपने डायलॉग फॉर्म में लिखा है चीज़ें, उसी तरह से प्लेटो की डायलॉग फॉर्म को कॉपी किया। एंड इट हैपेंड बिटवीन 4 मेन कैरेक्टर्स। उन्होंने 4 कैरेक्टर्स उठाए और उन कैरेक्टर्स को कंसिडर किया रियल लाइफ कैरेक्टर्स से और उन्होंने इसको लिखा। तो क्या लिखा?
जो लिखा उन्होंने वो था ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। लिखा किसके लिए था? इंग्लिश राइटर्स को डिफेंड करते हुए, इंग्लिश राइटर्स की ऑनर को प्रिफर करते हुए, इंग्लिश राइटर्स को सही बताते हुए अगेंस्ट द फ्रेंच राइटर। तो ना ही सिर्फ फ्रेंच राइटर, और भी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। It is written in form of dialogue like Plato. The dialogue happened between four main characters. He demonstrates the supremacy of moderns over ancients. तो ये 3 पॉइंट आपको समझने वाली हो, ये लिखने वाली है. I will write in the audio video also that you can check the screen. The demonstration of the supremacy of modern over ancient. Restoration dramatics are better than Elizabethan dramatists, and English drama is better than French drama. Rhyme is better than blank verse. ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने डिस्कस किया, और ये इनका डिस्कशन का कंक्लूजन था कि पहला क्या? He demonstrate the supremacy of modern over ancient. He said that moderns are better, ancients are not. Restoration drama is better, Elizabethan drama is not. English drama is better than French drama, and rhyme is better than blank verse. अच्छा, इन्होंने 4 कैरेक्टर लिए. 4 कैरेक्टर कौन कौन से थे? यूजिनस पहला कैरेक्टर इन्होंने लिखा, आई विल राइट इन द स्क्रीन. यूजिनस लिया पहला कैरेक्टर. दूसरा कैरेक्टर था क्राइट्स. तीसरा था लेसिडियस, एंड फोर्थ था नियंडर. तो यूजिनस जो थे वो सर विलियम डेवनेंट का इन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर था. क्राइट्स जो था वो सर रॉबर्ट हॉवर्ड का कैरेक्टर लिया था इन्होंने, कोई रियल लाइफ कैरेक्टर थे, उनका नाम इन्होंने क्राइट्स रखा, उनको एक तरह से उन्हीं को पोर्ट्रे किया. लेसिडियस जो था वो अर्ल ऑफ ओरे हैं, और नियंडर जो है ना वो ड्राइडर हिमसेल्फ है. ड्राइडर ने अपना नाम नियंडर रखा था. तो ये आपको समझना है कि 4 कौन सी बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करे हैं. फिर इन्होंने किस तरह से 4 कैरेक्टर्स में रियल लाइफ कैरेक्टर्स लिए हैं. तो आपको ये पता चल गया. फिर आपको ये पता चल जाए कि इन्होंने नियंडर नाम का कैरेक्टर अपना कैरेक्टर बताया. इन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्राइट्स जो है वो सपोर्ट करेगा, आप चाहो तो लिख लो, सपोर्ट करेगा एंशिएंट लाइफ को, एंशिएंट राइटर्स को. यूजिनस जो है वो सपोर्ट करेगा मॉडर्न राइटर्स को और नए लोगों को. और जो वो है लेसिडियस वो फ्रेंच को सपोर्ट करेगा, और नियंडर तो आपको पता ही है कि वो ड्राइडन खुद हैं. तो 17 मिनट्स का वीडियो हो चुका है. आई थिंक आई शुड स्टार्ट और आई शुड मेक अ न्यू वीडियो. नो, आई शुड मेक अ न्यू वन. Okay, thank you very much. I am making a new one. Please follow.